वेलकम बैक फ्रेंड। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मसाला पर। दोस्तों, मैं सामान्य ज्ञान क्राउन बुक का पढ़ा रहा था पिछले दिन, जिसमें मैंने 1.1 और 1.2 पढ़ा दिया है। आज हम ये जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसका 1.3 चैप्टर, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, इसका शुरुआत करने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि आने वाले जो बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है अभी तो फॉर्म फिलअप हो रहा है। इसके अलावा जो बीपीएससी के द्वारा मास्टर का एग्ज़ाम हो रहा है, टीचर्स का एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें भी इस बुक से बहुत सारे प्रश्न रहेंगे। ये बुक जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी है, ठीक है। अधिकांश प्रश्न इसी बुक से देखे जाते हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और लाइक करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें। चलिए आइए अब इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन सभ्यता का विकास प्राचीनतम काल है। देखिए यहाँ कहा गया है सिंधु सभ्यता भारतीय सभ्यता के विकास का प्राचीनतम काल था। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि सर जॉन मार्शल के निर्देश पर राय बहादुर दयाराम सहनी ने, किसने? राय बहादुर दयाराम सहनी ने 1921 में, कब? 1921 में हड़प्पा की खुदाई करवाकर इस सभ्यता पर प्रकाश डाला, ठीक है। देखिए, सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसको हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं या हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है कहाँ से हुई? हड़प्पा नामक स्थल से हुई। किसने कराई? राय बहादुर दयाराम सहनी। और उसके निर्देशक कौन थे? सर जॉन मार्शल। कब कराया गया? 1921 में। तो इतनी बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। कौन कौन बात ध्यान रखना है? इसकी शुरुआत कब हुई? 1921 में खुदाई की शुरुआत कब हुई? 1921 में। किसने की? दयाराम सहनी ने की। किसके निर्देश पर की गई? तो सर जॉन मार्शल के निर्देश पर की गई, ठीक है। ये पहला सिंधु सभ्यता का स्थल है, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता प्राक ऐतिहासिक, ठीक है, प्राक ऐतिहासिक एवं कांस्यकालीन है। क्या है? कांस्यकालीन है और प्राक ऐतिहासिक है। यह भारत का प्रथम नगरीय सभ्यता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये प्रथम नगरीय सभ्यता है, ठीक है। अब आता है काल निर्धारण। देखिए, काल निर्धारण से जुड़ी जो बातें हैं उसको हम फिर पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, काल निर्धारण से जो बातें दी गई है, रेडियो कार्बन 14 रेटिंग के अनुसार, रेडियो कार्बन 14 रेटिंग के अनुसार। देखिए, पुरानी चीज़ों का जो काल निर्धारण होता है वो रेडियो कार्बन विधि द्वारा होता है, ठीक है। अब आता है इस सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2350 से 1750 ईसा पूर्व है, ठीक है। इसका सामान्य तिथि क्या है? सामान्य तिथि क्या है? 2350 से 1750 ईसा पूर्व है, ठीक है। अन्य विद्वानों के द्वारा सिंधु सभ्यता का बताया गया काल। देखिए, अब कुछ अन्य विद्वान जो है उनके द्वारा भी इसका समय निर्धारण किया गया। जैसे पहला नाम आता है सर मार्टिन व्हीलर, ठीक है। ये कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वो कितना है? 2500 से लेकर 1500 है। वुली ने कहा 2800 है। कितना है? 2800 है। उसके बाद ये जो सर जॉन मार्शल हैं, ठीक है, मार्शल ने 3250 से 2750 बताया है। उसके बाद डीपी अग्रवाल ये 2150 से लेकर 1750 बताया है। अल्विन 2150 से 1750। तो इतनी बातों को हमको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके काल निर्धारण जो है रेडियो कार्बन विधि द्वारा किया गया है, कार्बन 14 विधि द्वारा किया गया है, जिसका सामान्य तिथि 2350 से 1750 है, ठीक है। बस इसमें यही बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आता है सिंधु सभ्यता का काल, ठीक है। देखिए, सिंधु सभ्यता का काल, इसमें हम समझेंगे, एक मिनट, ठीक है। देखिए, सिंधु सभ्यता का काल, सिंधु सभ्यता के काल में समझेंगे पूर्व हड़प्पा काल, ठीक है। ये 3500 से 2600 ईसा पूर्व है, ठीक है। कोट दीजिए द वंशदात अमरी नाल और सिसवल। कोट दीजिए द वंशदात आमरी नाल और सिसवल, ये सब किस काल में आएगा? पूर्व हड़प्पा काल में आएगा, ठीक है। अब जो है, अब आगे देखते हैं जो यहाँ दिया गया है। देखिए, अब हड़प्पा का दूसरा काल समझेंगे, वो पूर्व काल था, ये है परिपक्व हड़प्पा काल, ये 2600 से 1900 ईसा पूर्व का है। अब देखेंगे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चांदड़ो और लोथल, कालीबंगा, ठीक है। हड़प्पा कौन? चांदड़ो, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और बनवाली, ये सब परिपक्व हड़प्पा काल के हैं। उत्तर हड़प्पा काल का यही रंगपुर है, रोजदी है जो गुजरात में पड़ता है, राखीगढ़ हरियाणा में। देखिए, ये ध्यान रखिएगा कि उत्तर हड़प्पा काल के जो भी स्थल हैं वो ज़्यादातर भारत में पाए गए हैं, जैसे एक रंगपुर है, रोजदी है और राखीगढ़ है। ये सब भारत के स्थल के नाम है, ठीक है, जो भारत में सिंधु सभ्यता के स्थल पाए गए हैं उनके नाम है। अब यहाँ हम आते हैं विस्तार की चर्चा करेंगे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की विस्तार कितना है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की विस्तार की जब चर्चा करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत एवं पाकिस्तान में लगभग
1500 स्थल पर पाया गया। देखिए कितनी बड़ी बात है कि बहुत पहले जो है सिंधु सभ्यता का जो स्थल है कितना है, 1500 स्थल पाया गया है, जिसमें उत्तर की ओर देखिए तो मांडा, क्या है उत्तर की ओर मांडा दिख रहा होगा, थोड़ा और बड़ा करते हैं। उत्तर की ओर कौन सा है, मांडा, कश्मीर में पड़ता है, उत्तर में मांडा, इसको एकदम ध्यान रखिएगा, उत्तर में मांडा, उत्तर में मांडा जो कश्मीर में पड़ता है, और सुतकांगेड और पाकिस्तान ये वेस्ट में पड़ता है, यानी पश्चिम में पड़ता है। किस दिशा में पड़ता है, पश्चिम में पड़ता है। उसके बाद साउथ दायमाबाद, साउथ दायमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। उसके बाद हम देखेंगे ईस्ट यानी पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, एक बार और रिपीट करते हैं, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दायमाबाद, 10 से दक्षिण और 10 से दायमाबाद। दायमाबाद कहाँ पड़ेगा, महाराष्ट्र में। ठीक है, पूरब में आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, पश्चिम में सुतकांगेडोर यानी पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो ये इसकी चौहदी हो गई, किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की चौहदी क्या हो गई, उत्तर में मांडा जो कश्मीर में पड़ता है, दक्षिण में दायमाबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता है, पूर्व में आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और पश्चिम में सुतकांगेडोर जो पाकिस्तान प्रांत में पड़ता है। ठीक है, पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। देखिए इसमें कहा गया है यह समूचा क्षेत्र जो है त्रिभुज के आकार का है। कैसा है, त्रिभुज के आकार का, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है कैसा है, त्रिभुज के आकार का है। ठीक है, चलिए और आगे बातों को समझेंगे। अब आता है इस सभ्यता का कुल क्षेत्रफल। देखिए इस सभ्यता का कुल क्षेत्रफल जो है, ये भी ध्यान में रखने वाला बात है, कुल क्षेत्रफल जो है 12,99,600 है। कितना है, 12,99,600 है। अब देखिए यहाँ से हम समझेंगे जो हड़प्पा काल में पाए जाने वाले जो प्रमुख स्थल हैं उसके बारे में समझेंगे। देखिए पहला है हड़प्पा, यह पाकिस्तान के मटगोमरी जिले में पड़ता है। कौन से क्षेत्र में पड़ता है, पाकिस्तान के मटगोमरी जिले में पड़ता है। ठीक है, पाकिस्तान के मटगोमरी क्षेत्र में। ठीक है, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट, रावी नदी के बाएं तट पर अवस्थित है। ध्यान रखिएगा कौन से जिला में, तो मोंटगोमरी जिला, नदी कौन है, रावी, और तट कौन है, बाएं। ठीक है, यानी बाएं तट पर, रावी के बाएं तट पर कौन सा स्थल स्थित है, हड़प्पा। देखिए थोड़ा सा इसको याद करेंगे, हड़प्पा में र नहीं है, हड़प्पा में क्या नहीं है, र नहीं है। ठीक है, लेकिन देखिए ये जो नदी है इसके नाम में र है, तो इसी से आपको याद रखना है, हड़प्पा में र नहीं है, लेकिन इसमें पाए जाने वाली नदी है, जिस नदी के किनारे पाया जाता है उसके नाम में र है। ठीक है, तो ऐसा जहाँ भी दिखेगा आप समझ लीजिएगा कि वो हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, अब देखिए इसकी खोज जो है दयाराम सनी ने किया थी। तो पीछे भी हम देखें 1921 में दयाराम सनी ने इस स्थल की खोज की, ये याद रखना है। हड़प्पा की खोज किसने की, दयाराम सानी। हड़प्पा की खोज किसने की, दयाराम सानी। अब देखिए और सी बातों को समझिए, हड़प्पा से स्वच्छ स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुए। कौन से चिन्ह प्राप्त हुए हैं, स्वास्तिक चिन्ह जो है हड़प्पा समय प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए और बिंदु को देखते हैं। देखिए हड़प्पा से 6 अन्नागार मिले। कितने अन्नागार मिले हैं, 6 अन्नागार मिले हैं, जो ईंटों के, किसके, ईंटों के बने चबूतरे पर 2 पातों में है। प्रत्येक की लंबाई 15.23 मीटर और चौड़ाई 6.09 मीटर। ठीक है, 0.9 मीटर है। यह फर्श कि दरारों में गेहूं और जौ के दाने मिले, यानी इसी दाने से जो है ना हम लोग पता कर लिए हैं कि वहाँ पर पहले क्या था, अन्नागार थे। कितने अन्नागार थे, 6। लंबाई चौड़ाई ध्यान रखिए 15/6, लगभग 15/6 के माप में जो है वहाँ पर नहीं पाए जाते थे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगले पेज में। अब देखेंगे यहाँ पर जो प्रमुख स्थल थे और उसके खोजकर्ता हैं उनके नामों को ध्यान देखेंगे। और इसको तो एनी हाउ यानी कैसे भी जो है इसको हमको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं और हर साल किसी न किसी एग्जाम में जो है इससे प्रश्न आते हैं। ठीक है, देखिए पहला हम नाम लेंगे हड़प्पा का, जो पहले भी सुने हम लोग, ऐसे करते करते तो हम लोग को याद ही हो जाएगा। जैसे हड़प्पा, दयाराम सनी, खोज कब हुआ, 1921 में। नदी कौन सा है, रावी। ठीक है, वर्तमान स्थिति कहाँ है, तो मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। मोहनजोदड़ो राखल दास बनर्जी, कौन है, राखल दास बनर्जी। इसके जस्ट 1 साल बाद यानी 1922 में इसकी खोज हुई है। और ये सिंधु नदी किनारे, कौन सी नदी किनारे, सिंधु नदी किनारे। ठीक है, और इसकी वर्तमान स्थिति जो है लरकाना जिला, कौन सा, लरकाना जिला, सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, सुतकांगेडोर। ठीक है, सुतकांगेडोर आर एल स्टाइन ने इसका खोज किया था। सुतकांगेडोर की खोज किसने किया था, आर एल स्टाइन ने किया था। कब किया था, 1927 में। कब किया गया था, 1927 में। ठीक है, अगला देखेंगे, नहीं इसी में देखेंगे, सुतकांगेडोर का खोजकर्ता कौन है, आर एल स्टाइन। कब हुआ था, 1927 में हुआ था। और कौन सा नदी किनारे है, दासक नदी किनारे है। अगर स्थिति देखें वर्तमान स्थिति तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में ही पड़ता है। ठीक है, चाहुंदड़ो, देखिए चाहुंदड़ो, दौड़ो, इसके खोजकर्ता कौन है, गोपाल। गोपाल मतलब कृष्ण का नाम आप सुने ही होंगे, वो ज़्यादा उछल कूद करते थे, दौड़ धूप करते थे। तो ध्यान रखिएगा चाहुंदड़ो का खोज किसने किया था, गोपाल मजमूदार ने किया था। कब किया था, 1931 में। ठीक है, और ये कौन सा नदी किनारे है, सिंधु, और सिंध प्रांत पाकिस्तान में ही पड़ता है। ठीक है, अब आता है कालीबंगा। देखिए कालीबंगा के थापर, बी के थापर। देखिए थापर से खापर याद रखिए, खप्पर याद रखिए, काली जी और खप्पर इसके बीच संबंध आप समझ सकते हैं। ठीक है, कालीबंगा के बी के खप्पर व 1953।
ठीक है। 1953 में इसकी खोजी। नदी कौन सा है? घग्गर। कौन सा है? घग्गर, हनुमानगढ़, राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। और हम देखते हैं कोट दीजी, फजल अहमद। कोट दीजी की खोज किसने की? फजल अहमद। फजल अहमद किसकी खोज की? कोट दीजी की खोज की। कब? 1953 में। और नदी कौन सा है? सिंधु। कौन सा है? सिंधु। खैरपुर। कौन सा? खैरपुर। जगह का नाम है खैरपुर और सिंधु पाकिस्तान में ही पड़ता है, यानी सिंधु क्षेत्र में पाकिस्तान में ही पड़ता है। रंगपुर, देखिए रंगपुर, रंगनाथ, ये तो आसानी से याद हो जाएगा। रंगपुर कौन सा है? रंगनाथ राव है। और इसके खोज जो है, इसका खोज 1953 से 54 में हुआ था। और ये मादर नदी, कौन सा नदी है जी? मादर, काठियावाड़, गुजरात। कौन सा है? काठियावाड़, गुजरात। अब आता है रोपड़। रोपड़, रोपड़ मतलब रोपड़ जो स्थल है, इसकी खोजकर्ता यगदत्त शर्मा है। कौन है? यगदत्त शर्मा। और ये इसकी खोज जो है 1953 में, 53 से 56 तक चली थी। लगभग इसको खोजने में 3 साल का समय लग गया। और ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। और रोपड़ यानी पंजाब में स्थित है, यानी वर्तमान स्थिति जो है इसकी रोपड़ पंजाब में, ठीक है। अब आता है लोथल। लोथल का नाम लें तो लोथल का खोजकर्ता रंगनाथ राव है। देखिए रंगनाथ राव का 2 बार नाम आया, एक है रंगपुर और लोथल, दोनों के खोजकर्ता रंगनाथ राव है। कौन है? रंगनाथ राव है। और इसकी खोज 1957 से 58 हुई थी। और ये भोगवा नदी, देखिए इसको याद रखना होगा, भोगवा नदी यानी अहमदाबाद, गुजरात में पड़ता है। देखिए नाम है लोथल। अगर आदमी जब लोथ हो जाएगा तो क्या करेगा? भोगेगा, जीवन को भोगेगा, यानी कष्ट में जिएगा, ठीक है ना। तो इससे याद रखिएगा कि लोथल भोगवा नदी किनारे है। और कौन से शहर में है? तो अहमदाबाद यानी गुजरात में पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे की और बातों को देखते हैं। देखिए लोथल तक हम लोग देख लिए थे। अब आता है आलमगीरपुर। देखिए आलमगीरपुर जो है, आलमगीरपुर की खोज यगदत्त शर्मा ने किया था। उससे पहले भी आप देखे थे कि यगदत्त शर्मा का नाम आया था, किसमें आया था? रोपड़ में, ठीक है। रोपड़ में किसका नाम आया था? यगदत्त शर्मा का। और आलमगीरपुर, दोनों का खोज किसने किया है? यगदत्त शर्मा ने किया है। और इसका खोज जो है 1958 में हुआ था। कब हुआ था? 1958 में, ठीक है। देखिए 1958 में जो है आलमगीरपुर की खोज हुई थी। और ये हिंडन नदी किनारे है। कौन सा है? हिंडन यानी मेरठ, उत्तर प्रदेश में। हिंडन यानी मेरठ, हिंडन नदी जो है मेरठ यानी उत्तर प्रदेश में बहती है, ठीक है। उसके बाद बनवाली, बनवाली बिस्ट, ठीक है। यानी बनवाली की खोज किसने की है? RS बिस्ट। कब? 1974 में। कौन सा जगह, कौन सा नदी है? रंगोई है। कौन सा नदी है जी? रंगोई। कौन सा नदी है? रंगोई है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आता है धौलावीरा, ठीक है। ये रंगोई जो है नदी का नाम है। और बनवाली जो हड़प्पा स्थल है उसका नाम है। और ये बनवाली जो है हिसार जिला हरियाणा में पड़ेगा। बनवाली, इससे याद रखिएगा। वन का मतलब जंगल, आप जानते हैं। वर्तमान स्थिति में भारत में जो जंगल है उसकी सबसे बुरी स्थिति जो है हरियाणा में। कहाँ पर है? हरियाणा में है। यानी इससे रखिएगा बनवाली कहाँ नहीं है, बनवाली कहाँ है? हिसार यानी हरियाणा में है, ठीक है। वो समझाने के लिए बोला गया था, जिससे आप याद रखिए कि कोई ऐसा राज्य जहाँ पर वन बहुत कम है वहीं पर कहाँ है? बनवाली है, ठीक है। अब हम आते हैं धौलावीरा के बाद। देखिए धौलावीरा की खोजकर्ता RS बिस्ट है। कौन है? RS बिस्ट है। और इसकी खोज 1985 से 90 तक हुई थी, यानी 5 साल तक चली थी। और ये कहाँ पर है? कच्छ यानी गुजरात में, ठीक है। चलिए और बातों को देखते हैं। देखिए हड़प्पा में 2 कमरे वाले बैरक मिले हैं। कितने कमरे वाले? 2 कमरे वाले बैरक मिले हैं, जो कि श्रमिकों के रहने के लिए बनाए गए थे, ठीक है। 2 कमरे वाले क्या मिले हैं? बैरक, जो श्रमिकों के रहने के लिए बनाए गए थे, ठीक है। आगे समझेंगे। यहाँ से प्राप्त नहरों पर सबसे अधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का था। श्रृंगी करने का मतलब सिंह है, यानी एक ऐसा पशु जिसके माथे पर एक ही सिंह था, ठीक है। तो जो भी मोहर प्राप्त हुए उस मोहर पर ज़्यादातर जो है एक श्रृंगी पशु का ही चिन्ह अंकित था, ठीक है, चित्र अंकित था, ठीक है। आगे हम देखते हैं। देखिए अब आता है मोहनजोदड़ो। देखिए मोहनजोदड़ो हड़प्पा स्थल है। यह मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला। यहाँ एक मोहर मिली जिस पर पुरुष देवता अंकित है। कौन सा देवता स्थित है? अंकित है। पुरुष देवता हैं जिनके सिर पर 3 सिंह हैं। देखिए ये जो देवता यहाँ प्राप्त हुए हैं, ये चिन्ह प्राप्त हुए हैं, उन पर जो है 3 सिंह है। वह पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए, यानी बैठे हुए हैं, पैर को मोड़ करके बैठे हुए, उसे पद्मासन मुद्रा कहते हैं। यानी योगी जो होते हैं, मतलब ऋषि मुनि जो है हमारे, उनके जो आसन मुद्रा में बैठते हैं उसी आसन मुद्रा को पद्मासन मुद्रा भी कहते हैं। यानी जब ध्यान अवस्था में बैठते हैं ना, तो उस अवस्था को ही पद्मासन अवस्था कहते हैं। उसके चारों ओर एक हाथी और एक बाघ और एक गैंडा है, ठीक है। अब ध्यान रखिए, हाथी है, बाघ है, गेंडा है और नीचे एक भैंसा है। आसन के नीचे क्या है? भैंसा है। और पाँव पर 2 हिरण है। पाँव पर कौन सा जी? पाँव पर 2 हिरण है, ठीक है। पाँव पर 2 हिरण है। इसे शिव का प्राचीन रूप पशुपति महादेव बताया जाता है। देखिए इसी से आप समझ सकते हैं कि ये जो हड़प्पा सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता में भी कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं, ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो पशुपति महादेव की ओर संकेत करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक विशाल स्नानागार है। क्या है? एक विशाल स्नानागार है
जो कि 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। ठीक है, यानी बस ये ध्यान रखिएगा 11 × 7 × 2। ठीक है, 11 × 7 × 2, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है, लंबाई 11 है, चौड़ाई 7 है और गहराई जो है 2.5 मीटर है। ठीक है, तो ये जो है वहाँ से जो स्नानागार मिले हैं उसका माप दिया गया है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। देखिएगा, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। क्या है यहाँ की सबसे बड़ी इमारत? क्या? अन्नागार है, जो कि 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। अन्नागार कितना है? 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। एक अन्य मुहर पर कुबड़ वाले बैल की आकृति बनी है। किसकी आकृति बनी है? कुबड़ वाले बैल की। ध्यान रखिएगा, कुबड़ वाले बैल का भी प्रमाण हमको मोहनजोदड़ो से ही मिलेगा। यहाँ से सीप का पैमाना, कांसे की नर्तकी, सूती वस्त्र के साक्ष्य, घोड़े का अस्तित्व का संकेत आदि प्राप्त है। ठीक है, देखिए क्या क्या मिला है? अन्नागार, सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। और इसी में आप देखे थे कि यहाँ पर पुरुष देवता का साक्ष्य मिला है, जिन पर कितने सिंह है? 3 सिंह है। ठीक है, उसके बाद एक अन्य मुहर मिला है जिस पर कुबड़ वाले बैल का प्रमाण मिला है। इसके बाद यहाँ से सीप का पैमाना, कांसे की नर्तकी, सूती वस्त्र के साक्ष्य और घोड़े के अस्तित्व का संकेत आदि प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कालीबंगा के विषय में। कालीबंगा के विषय में देखेंगे। देखिए, कालीबंगा से जूते हुए खेत, कालीबंगा से क्या मिले हैं? जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। यहाँ 2 अलग अलग फसल उगाई जाती थी। कौन कितने? 2 अलग अलग फसल उगाई जाती थी। यहाँ पर जल निकासी का प्रमाण, यहाँ पर जल निकासी का प्रमाण जो है मिला है। क्या मिला है? जल निकासी का प्रमाण मिला है। यानी कि कालीबंगा से जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है और यहाँ से जल निकासी का भी प्रमाण मिला है। एक और बात, यहाँ युगल समाधान, युगल मतलब जोड़ा, कितने? जोड़ा, यानी जोड़ा में जो है लोगों को दफनाया जाता था। यहाँ के मकानों में एक पल्ले वाला दरवाज़ा लगा है। कितने पल्ले वाला? एक पल्ले वाला जो है दरवाज़ा लगा हुआ है। एक पल्ला वाला दरवाजा का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा में अलंकृत ईंटें और अग्निकुंड भी प्राप्त हुए। अलंकृत ईंट मतलब उस पर तरह तरह के चित्र उकेरे गए होंगे, वैसे ईंट और अग्निकुंड का भी प्रमाण मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद आते हैं लोथल। देखिए, इसे लघु हड़प्पा, इसको क्या कहते हैं? लघु हड़प्पा कहते हैं, या लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। देखिए, लोथल आपको याद होगा कौन सी नदी किनारे है? भोगवा नदी किनारे। लोथल कौन सी नदी किनारे है? भोगवा नदी किनारे है। और यह इसे जो है लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। यह हड़प्पाकालीन बंदरगाह नगर था। क्या था? हड़प्पाकालीन बंदरगाह नगर था। यानी बंदरगाह नगर का नाम लेगा तो कौन सा जगह आएगा? लोथल। ठीक है, वही भोगवा नदी वाला बात। ठीक है, अब आता है लोथल से चावल उगाने के अवशेष 1800 ईस्वी में पाए गए। देखिए, लोथल से भी चावल उगाने के अवशेष हमको प्राप्त हुए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से अन्न पीसने की चक्की। देखिए, यहाँ से क्या मिला है? अन्न पीसने की चक्की, युगल सावधान के साक्ष्य, फारस की मोहर, नाव के साक्ष्य, अग्निवेदी के प्रमाण, हाथी दांत का पैमाना आदि भी प्राप्त हुई। कुछ इसमें से कुछ पहले भी देखे थे। अन्न पीसने की चक्की, युगल सावधान, ठीक है, फारस की मोहरें, नाव के साक्ष्य, अग्निवेदी के प्रमाण और हाथी दांत का पैमाना भी प्राप्त हुआ। ये सभी बातों को जो हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, लोथल से एक चित्रित मृदभांड मिला है जो पंचतंत्र की कहानी लोमड़ी की चालाकी, शायद लोमड़ी की याद दिलाता है। ठीक है, देखिए, लोथल से जो है ना एक चित्रित मृदभांड का साक्ष्य मिलता है जो पंचतंत्र की कहानी चालक लोमड़ी की याद दिलाता है। ठीक है, चलिए अगले पेज में देखते हैं। इसमें और आगे देखेंगे। अगला जो शहर है, स्थल है, थोड़ा सा ब्लर हो गया है, फिर भी थोड़ा सा दिख रहा है, इससे आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, चाहुंद्रो कौन सा स्थल है? चाहुंद्रो सैंदो संस्कृति के बाद झूकर और झाकर संस्कृति विकसित हुई। कहाँ पर? चाहुंद्रो में सैंदो संस्कृति के बाद झूकर और झाकर संस्कृति विकसित हुई। यहाँ मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैर का निशान, रखिएगा, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैर का निशान, गुड़िया बनाने का कारखाना आदि प्राप्त हुआ। ठीक है, तो चाहुंद्रो समय कौन कौन सा बात याद रखना है? यहाँ पर सबसे पहले जो है ना सिंधु संस्कृति के समापन के बाद, ठीक है ना, यहाँ पर झुकर और झाकर संस्कृति विकसित हुई। कौन? झुकर और झाकर संस्कृति विकसित हुई। और यहाँ मनके बनाने के कारखाने, कौन से? मनके बनाने के कारखाने, लिपस्टिक, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैर के निशान, गुड़िया बनाने का कारखाना आदि प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। देखिए, चाहुंद्रो में वक्राकार ईंट, कैसा? वक्राकार मतलब लगभग टेढ़ा मेढ़ा कह सकते हैं, वक्राकार
मतलब टेढ़ा मेढ़ा ना कहा जाए, इसको आधे बले के समान कह सकते हैं। और कांस्य की बैलगाड़ी, किसकी? कांस्य की बैलगाड़ी एवं इक्का गाड़ी के अवशेष भी प्राप्त हुए। वक्राकार ईंटा मिला है, कहाँ से? चांदोड़ से। कांस्य की बैल की गाड़ी, इसके साक्ष्य जो है हमको, और इक्का गाड़ी के भी अवशेष चांदोड़ से हमें मिले। उसके बाद आता है रंगपुर माधव नदी किनारे है, पीछे हम देखे थे। यह गुजरात के माधव नदी के तट पर अवस्थित था। यहाँ पर धान की भूसी एवं कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है। किस किस का प्रमाण मिला है? धान की भूसी का, ठीक है, धान की भूसी का साक्ष्य और कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला हुआ है। अगला शब्द देखेंगे धौलावीरा। यहाँ हड़प्पा संस्कृति के उत्थान और पतन के साक्ष्य साथ साथ मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर किस चीज़ के साक्ष्य मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति के उत्थान और पतन के साक्ष्य साथ साथ मिलते हैं। कहाँ पर? धौलावीरा से जो है हड़प्पा संस्कृति के उत्थान और पतन दोनों के साक्ष्य मिलते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। ध्यान रखिएगा, ये जो धौलावीरा है, कौन सा? धौलावीरा। ये धौलावीरा जो है ये हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है। अब आता है सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख तत्व हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है, कौन कौन से हैं उसे समझें। देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग लोहे का ज्ञान नहीं था। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिंधु सभ्यता के लोगों को किसका ज्ञान नहीं था? लोहे का ज्ञान नहीं था। यद्यपि यह अनुमानित है कि यहाँ के लोग घोड़े से परिचित थे। किससे परिचित नहीं थे? घोड़े से परिचित नहीं थे। लोहा का भी ज्ञान नहीं था, और इसका भी अनुमान लगाया जाता है कि इसका भी, इन घोड़े का भी के बारे में लोग नहीं जानते थे। लेकिन सुरकोटदा, कहाँ से? सुरकोटदा से घोड़े की हड्डी के साक्ष्य मिले। देखिए, अभी तो झगड़ा कराने वाली बात है। एक कह रहा है कि यहाँ पर घोड़े का साक्ष्य नहीं है, और एक कह रहा है यहाँ पर घोड़े की हड्डी मिले हुए हैं, ठीक है। फिर भी ये अनुमान लगाया गया है, और ये तो साक्ष्य है, ठीक है। इन सुरकोटदा से क्या मिला है? घोड़े के हड्डी का प्रमाण मिला है, ठीक है। या आप कह सकते हैं सुरकोटदा में घोड़े का पालन होता होगा, इन घोड़े के बारे में लोग जानते थे। बाकी स्थलों में जो है, स्थलों के लोग घोड़े के बारे में नहीं जानते थे। सैंधवासी लोग मूर्ति पूजक थे। क्या थे? मूर्ति पूजक। ध्यान रखिएगा, सैंधवासी लोग क्या थे? मूर्ति पूजक थे, किंतु आर्य प्राकृतिक पूजक थे। ये जो थे सैंधवासी क्या थे? ये मूर्ति पूजक थे, और किंतु आर्य क्या थे? आर्य जो थे प्रकृति पूजक थे। यानी आर्य जो है ना प्रकृति की पूजा करते थे, पेड़ पौधे पत्थर नदी मिट्टी इत्यादि का पूजा करते थे। बाकी ये जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, मूर्ति तरह तरह के देवी देवताओं की मूर्ति बना करके पूजा करते होंगे, ठीक है। और आगे देखते हैं मोहनजोदड़ो के अधिकांश निवासी भूमध्य सागरीय प्रजाति के माने जाते हैं। मोहनजोदड़ो के अधिकांश निवासी भूमध्य सागरीय प्रजाति के माने जाते हैं। सिंधुवासियों के बर्तन मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के थे। देखिए, सिंधुवासियों के बर्तन कैसे थे? लाल एवं गुलाबी रंग के बर्तन होते थे। यहाँ पर जो है संभवतः दास प्रथा का भी प्रचलन था। कौन सी प्रथा का? दास प्रथा का भी प्रचलन था, ठीक है। चलिए अब आगे हम देखते हैं। सिंधुवासी पासे का खेल और नृत्य द्वारा भी अपना मनोरंजन करते थे। देखिए, सिंधुवासी क्या करते थे? पासे का खेल और नृत्य द्वारा अपना मनोरंजन करते थे। गाय की मूर्ति कहीं से प्राप्त नहीं हुई है। किसकी मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है? गाय की मूर्ति कहीं से प्राप्त नहीं हुई है। यातायात के लिए बैल की गाड़ी का प्रयोग होता था। किसका प्रयोग होता था? बैल गाड़ी का प्रयोग होता था। यानी यातायात के लिए वही जो अब जिसको हम लोगों ने देखा है, बैलगाड़ी, जिसमें 2 बैल और एक कार्ट होता है, और उसी को हम बैलगाड़ी कहते हैं। अब आता है टेराकोटा, ठीक है। टेराकोटा, यह आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आग में पकी हुई मिट्टी जो होता है उसको क्या कहते हैं? टेराकोटा, ठीक है। अब देखिए, टेराकोटा के पास जो है ये दिया गया है कि मेसोपोटामिया में दिलमुन और माकन, कौन कौन सा क्षेत्र है? दिलमुन और माकन। मेसोपोटामिया के पुरालिखों में दिलमुन और माकन एवं मेलुहा की जानकारी मिलती है, ठीक है। मेसोपोटामिया के पुरालिखों में दिलमुन, माकन और मेलुहा की जानकारी मिलती है, जो संभवतः भारत के स्थलों के लिए किया गया था, यानी हड़प्पा स्थल के लिए किया गया था। अब आता है सामाजिक जीवन। देखिए, सामाजिक जीवन कैसा था? देखिए, हड़प्पा का जो सामाजिक जीवन था, हड़प्पाकालीन समाज संभवतः मातृसत्तात्मक थी। क्या थी? मातृसत्तात्मक थी, ठीक है। जो मातृदेवी की पूजा से स्पष्ट होता है, मातृदेवी की पूजा से क्या होता है? स्पष्ट होता है, ठीक है, कि उस समय का समाज क्या था? मातृसत्तात्मक था। यहाँ के लोग शांति प्रिय थे तथा शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे, ठीक है। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग का समाज कैसा था? तो सकारात्मकता था, क्योंकि वहाँ पर अधिकांश जो पूजा से संबंधित देवी देवता थे वो मातृदेवी होती थी। क्या होती थी? मातृदेवी थी। यहाँ के लोग शांति प्रिय और शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे। क्या थे? शांति प्रिय थे, शाकाहारी थे और मांसाहारी थे। लेकिन आज का मानव देखिए, ये 2 गुण तो मिलता है लेकिन 1 गुण नहीं मिलता है। नहीं, शांति प्रिय होना तो दूर की बात है। देखिए, अब आते हैं पुरुष और महिलाएं दोनों ही आभूषण का प्रयोग करते हैं। देखिए, काश इस समय ऐसा होता। देखिए, पुरुष और महिलाएं दोनों ही आभूषण का प्रयोग करते थे, ठीक है। आज के पुरुष आभूषण कम पहनते हैं,
ठीक है, महिलाएं ज़्यादा पहनती है। मनोरंजन के लिए पासे का खेल, पशु की लड़ाई, नृत्य आदि का प्रचलित साधन था। ठीक है, देखिए मनोरंजन के लिए क्या होगा, पशुओं का खेल, ठीक है, पशु की लड़ाई और पासे का खेल, जिसका नाम पीछे उसमें थे, और नृत्य आदि जो है इसके द्वारा वो लोग मनोरंजन करते थे। ठीक है, अब आता है धार्मिक जीवन, उनका धार्मिक जीवन कैसा था। देखिए हड़प्पा में पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं प्रचुर मात्रा में मिली। मोहनजोदड़ो के पास पशुपति शिव की मोहरें विशेष रूप से प्रसिद्ध कर रहा है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मोहरें विशेष रूप से प्रसिद्ध है। धार्मिक जीवन में मातृदेवी की उपासना लोकप्रिय थी। क्या थी? लोकप्रिय थी। किसकी? मातृदेवी की उपासना जो थी लोकप्रिय थी। यह मृतिका देखिए, तो हम लोग थे यहाँ पर, लोकप्रिय थी। क्या? मातृदेवी की उपासना लोकप्रिय थी। अगला बात था कि एक मृतिका में स्त्री के गर्भ से निकलता पेड़ पौधा दिखाया गया। ठीक है, यानी इससे जो है वो ऐसा प्रतीत होता है कि पहले के जो लोग थे ना, धरातल को अपनी माँ समझते थे, मातृदेवी समझते थे, और उसका प्रमाण है इस मूर्ति से हम समझ सकते हैं। कह रहा है पशुओं में कुबड़ वाले बैल व पक्षियों का, ऊपर देखिए एक बार और, कि एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया, जिससे पता चलता है कि धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। क्या मानते थे? उर्वरता की देवी। अब आता है पशुओं में कुबड़ वाले बैल और पक्षियों में फाख्ता की पूजा होती थी। कुबड़ वाले बैल और पक्षियों में फाख्ता की पूजा होती थी। ठीक है, उसके बाद वृक्ष पूजा भी प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता में मंदिर के प्रमाण नहीं मिले। देखिए, मंदिर के प्रमाण जो है सिंधु सभ्यता में नहीं मिले। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अब आता है समाधान। देखिए समाधान जो है इसके बारे में समझेंगे। आमतौर पर मृतकों को गर्त में दफनाया जाता था, मतलब गड्ढों में दफनाया जाता था, परंतु कुछ स्थानों पर शव को पूर्ण रूप से जलाकर राख को जमीन में दफनाया जाता था। यानी दोनों प्रमाण था। मृतकों को दफनाया भी जाता था गड्ढों में, और क्या किया जाता था, उनको जो है जलाया भी जाता था, बाकी जले हुए अवशेष को जो है ना दफना दिया जाता था, यानी राख को अपना दिया जाता था। कहीं कहीं पर आंशिक समाधिकरण का भी साक्ष्य मिला। क्या मिला है? आंशिक समाधिकरण का भी साक्ष्य मिला है। ठीक है, अब आता है राजनीतिक जीवन। देखिए राजनीतिक जीवन जो है, सिंधु सभ्यता में राजनीतिक संगठन का स्पष्ट अभाव था। ठीक है, यानी राजनीतिक संगठन का अभाव था, यानी आज के जैसे लोग वहाँ पर पॉलिटिकल नहीं थे। ठीक है, यहाँ पर पुरोहित द्वारा शासन व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि कहीं पर भी मंदिर नहीं पाएगा। यानी मंदिर का अवशेष जो है सिंधु सभ्यता से, हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिले हैं। किसके अवशेष मिले हैं? तो पशुपति महादेव के अवशेष मिले हैं, प्रमाण मिला है। देखिए अवशेष ना कहा जाए, इसे प्रमाण कहा जाए। देखिए सिंधु सभ्यता में अस्त्र का अभाव था। किसका अभाव था? अस्त्र का अभाव था। हड़प्पाई लोगों का ध्यान विजय की ओर उतना नहीं था जितना कि वाणिज्य की ओर था। ठीक है, यानी ये लोग युद्ध पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, इसलिए अस्त्र शस्त्र नहीं था, ये ज़्यादा व्यापार की ओर ध्यान देते थे। ठीक है, ये ज़्यादा व्यापार की ओर ध्यान देते थे, यानी आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो लोग थे इस टाइम के व्यापारी थे। ठीक है, चलिए अगला अन्य बातों को समझा जाए। अगला बात कह रहा है कि हड़प्पा का शासन संभवतः वाणिज्यिक वर्ग के हाथों में था। ठीक है, यानी पुरोहितों के वर्ग में नहीं था, वाणिज्य वर्गों के रूप में था, यानी जो व्यापारी वर्ग था उसी के हाथों में था। अब आता है आर्थिक जीवन। सिंधुवासियों का मुख्यतः व्यवसाय पशुपालन और कृषि व उद्योग था। सिंधुवासियों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन, कृषि और उद्योग था। ठीक है, अगर उस सिंधुवासियों की व्यवसाय की बात करें तो मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि व उद्योग था। ठीक है, कृषि, सिंधुवासी हल से अनाभिज्ञ थे। किससे अनाभिज्ञ थे? हल से अनाभिज्ञ थे। ठीक है, वे लकड़ी के कुदालों द्वारा खेती करते थे। कालीबंगा के जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। सिंधुवासी कुल 9 फसलों का उत्पादन करते थे। कितने? 9 फसलों का उत्पादन करते थे, जिसमें जौ और गेहूँ क्या थे? मुख्य अनाज थे। ठीक है, बनवाली से बढ़िया किस्म के जौ का साक्ष्य मिला है। बनवाली से क्या मिला है? बढ़िया किस्म के जौ का साक्ष्य मिला है। सबसे पहला कपास पैदा करने का श्रेय भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जाता है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कपास का जो उत्पादन है, पैदा करने का श्रेय है, सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। ठीक है, नदी तालाबों द्वारा सिंचाई होती थी, नहरों के साक्ष्य प्राप्त नहीं है। देखिए नदी तालाब द्वारा सिंचाई की जाती थी, लेकिन नहरों के साक्ष्य प्राप्त नहीं है। ठीक है, अब व्यापार के बारे में बात करेंगे। देखिए वस्त्र उद्योग सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग था, यानी उस टाइम में भी। और आप देखे थे कि आधुनिक भारत में आप पढ़िएगा तो उसमें भी आप देखेंगे कि वस्त्र उद्योग और मसाला उद्योग जो है भारत का प्रमुख उद्योग था। और हम देख रहे हैं कि हड़प्पा में भी यहाँ पर वस्त्र उद्योग जो है प्रमुख उद्योग था, जिसका प्रमुख केंद्र मोहनजोदड़ो था। कौन था? मोहनजोदड़ो था, वो वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। सिंधुवासी सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। कौन से वस्त्र? सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। चांदड़ो और लोथल से गुड़िया और मनका बनाने का साक्ष्य मिला था।
लोथल से क्या मिला है? गुड़िया और मनका। चाहुंदड़ो से भी वही मिला है, लोथल और गुड़िया और मनका बनाने का साक्ष्य मिला हुआ है। ठीक है, समझ गए? सॉरी, चाहुंदड़ो कहिए और लोथल कहिए, ये दोनों से गुड़िया और मनका बनाने का साक्ष्य हमको मिला है। हमको नहीं मिला है सर, कुछ करता को मिला है। अब आता है व्यापार। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। देखिए किस पर थी? वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। इनकी समृद्धि व्यापार पर थी। ठीक है, यानी इस तरह से आप कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के टाइम में सबसे ज़्यादा बेटर कोई चीज़ था पेशे के रूप में तो व्यापार था। ठीक है, सिंधुवासियों का विदेशी व्यापार इराक, ईरान, बहरीन और मिस्र से होता था। देखिए किससे था? इराक से, ईरान से, बहरीन से, मिस्र से इनका व्यापार था। इतिहासकार दिलमन की पहचान बहरीन से और माकन की पहचान मकरान तट से और मेलुआ की पहचान सिंध क्षेत्र से की है। देखिए उधर पीछे हम कुछ शायद गड़बड़ बोले थे। इतिहासकार ने दिलमन की पहचान बहरीन से की है, यानी दिलमन किसको कहा जाता होगा उस टाइम में? बहरीन को। और माकन की पहचान मकरान तट से की गई है। देखिए म से माकन, म से मकरान तट से की गई है। और मेलुहा की पहचान जो है सिंधु तट से की गई है, सिंधु क्षेत्र से की गई है। देखिए और आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता में आयात की जाने वाली धातु है लाजवर्त। पहला आता है लाजवर्त मणि, जो बदख्शा से है। बदख्शा जो अफगानिस्तान के समय पड़ता है। सोना कोलार कर्नाटक से मिलता है। टीन अफगानिस्तान से मिलता है। टीन कहाँ से मिलेगा? अफगानिस्तान से मिलेगा। ठीक है, चलिए इधर की ओर देखते हैं। गोमेद, गोमेद जो है सौराष्ट्र सिंध गुजरात से मिलेगा। तांबा खेतड़ी राजस्थान से मिलेगा। फिरोजा फारस से मिलेगा। और संगमरमर राजस्थान से मिलेगा। इंद्रगोप मणि भड़ौत से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? भड़ौत से मिलेगा। उसके अलावा मोहरे तथा बाट ये कहाँ से मिलेगा? देखिए मोहरे तथा बाट जो है वो मिलेगा सिंधु सभ्यता। मोहरे तथा बाट के बारे में समझेंगे। सिंधु सभ्यता की मुद्रा का अधिकांश निर्माण सिलखड़ी से होता है। किससे होता है? सिलखड़ी से होता है। विनय बाटों के द्वारा नियंत्रित किए जाते थे। चार्ट नामक पत्थर से बनाए जाते हैं। देखिए ये बाट जो होता है ना, बाट कहने का मतलब जो तराजू पर रख करके मापा तोला जाता है उसे बाट कहते हैं। और बाट जो है चार्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ये बाट तौल में 16 या उससे आवर्तकों के रूप में होते थे, यानी उस पर 16, 64, 160, 320 और 640 ऊपर अंकित होता था। ऊपरी मानदंडों में दशमलव प्रणाली का प्रयोग होता था। किसका प्रयोग होता था? दशमलव प्रणाली का प्रयोग होता था। अब तक जो है 2000 मोहरें प्राप्त हुई है। ठीक है, 2000 मोहरें यानी सिले प्राप्त हुई है। हड़प्पाई लिपि चित्रलेखात्मक है। यह लिपि गोमुद्रिका पद्धति में व चित्रात्मक यानी भावचित्रात्मक आइडियोग्राफी में बना हुआ है। अब तक इस लिपि में कुल 375 से 400 तक चित्राक्षर प्राप्त हुए हैं। कितने? 375 से 400 तक चित्राक्षर प्राप्त हुए हैं। अब तक ये लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। देखिए इतना ज़्यादा लिपि रहेगा तो कैसे पढ़ा जाएगा? ठीक है, शायद इसी कारण से इसको अभी तक पढ़ा नहीं है। ठीक है, अब आता है सिंधु सभ्यता का अंत। देखिए सिंधु सभ्यता के अंत के विषय में अनेक विद्वानों का अलग अलग मत है। ठीक है, पहले डेल्स का कहना है कि भूकंप से इसका पतन हो गया। कैनेडी का कहना है प्राकृतिक आपदा के कारण पतन हो गया। व्हीलर और गार्डन का कहना है आर्यों के आक्रमण के चलते इसका पतन हो गया। अब आता है विदेशी आक्रमण। देखिए विदेशी आक्रमण जो है गार्डन और चाइल्ड का कहना है कि विदेशी आक्रमण के चलते इसका पतन हो गया। ठीक है, अस्टाइन और घोष ने कहा जलवायु परिवर्तन के कारण इसका पतन हो गया। ठीक है, उसके बाद लैब्रिक ने कहा कि अस्थिर नदी तंत्र के द्वारा इसका पतन हो गया। ठीक है, अब आते हैं मैके और राव और मार्शल जो है कहते हैं कि इसका जो पतन है बाढ़ के कारण हो गया। किसके कारण? बाढ़ के कारण हो गया। ठीक है, अब और बातों को समझेंगे। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के विशिष्ट तथ्य। ज़्यादातर हड़प्पाई सिले चौकोर है, यानी जो सिले मिली हुई है यानी मोहरें मिली हुई है वो क्या है? चौकोर है। ठीक है, बनवाली हरियाणा में मिट्टी के बने हल्का प्रारूप प्राप्त हुआ है। देखिए बनवाली से ही याद रखिएगा, बनवाली से क्या मिला हुआ है? बनवाली से तो हम देखे थे कि बनवाली तो हरियाणा में था। ठीक है ना, ये लिखा भी है यहाँ पर, बनवाली हरियाणा में मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ, यानी बनवाली से क्या मिलेगा? हल। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अब हम अंत की ओर पहुँच रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के। अब देखिए कुछ अन्य तत्व बाकी है, उसको भी देख लीजिए। देखिए हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, हड़प्पा सभ्यता में बाजरे की खेती का प्रमाण मिला है। किसका? बाजरे की खेती का प्रमाण मिला है। रंगपुर में बाजरे की खेती का प्रमाण मिला है। सिंधु संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी नगर नियोजन है। देखिए इस चीज़ को तो भूलना ही नहीं है। सिंधु संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? नगर नियोजन है, जो ग्रिड पद्धति पर आधारित है। किस पर? ग्रिड पद्धति पर आधारित है। आलमगीरपुर से एक भी मोहर नहीं मिला है। देखिएगा आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है उससे एक भी मोहर नहीं मिला है। सरस्वती यहाँ बहती है। कहाँ? उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है। सरस्वती यहाँ बहती थी, अब लुप्त है। यह क्षेत्र
विंसन कहलाता है। जहाँ सरस्वती लुप्त हो गई है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? विंसन कहा जाता है। हड़प्पाकालीन नगरों को आयताकार खंडों में बांटा गया। हड़प्पाकालीन नगरों को आयताकार खंडों में बांटा गया। ठीक है, चलिए उसके दूसरे हिस्से को देखेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा ब्लर हो गया है फिर भी। सुतकांगेडोर क्या है जी? सुतकांगेडोर और सुरकोट दास तटीय नगर है। सेंधो वासियों के निवास स्थल अंतर्गत पश्चिम दिशा व थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, अच्छा इसको क्लियर किया जाएगा। घरों के दरवाजे एवं खिड़कियाँ आंगन की ओर, सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर आंगन की ओर खुलते थे। ठीक है, केवल लोथल में दरवाजे है सड़क की ओर खुलते थे। लोथल में दरवाजे कहाँ खुलते थे? सड़क की ओर खुलते थे। बाकी स्थलों से जो है जो खिड़कियाँ और दरवाजे थे वो आंगन की ओर खुलते थे। ठीक है, तो अब हम लोग लगभग इसके अंत पर आ चुके हैं। अब आ जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक या राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें। क्या करें? शेयर करें, और शेयर के साथ साथ जो सब्सक्राइब करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल के परिवार को बढ़ाने का प्रयास करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।